हमारे प्रोग्राम के सर परवीन बापू चौरे साहब की परमिशन से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। थैंक यू। इधर बैठो। सदर परवीन हो, वहाँ पे बच्चे प्रावीण्य लेकर ही रहते। आपल्यासारखे मंचावर उपस्थित आपल्यासारखे चांगले पॉझिटिव्ह आणि सकारात्मक लीडर जर अल्पसंख्याकांसोबत असतील तर या देशाचा विकास करण्याची जी गती आहे ती वाढेल आणि देशाला विकास करताना कोणी थांबू शकणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच फॉर द आपण सर्वांना मराठी करताय ना का इंग्रजीमध्ये बोलायचं? हिंदी में? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। संस्कृत में कहते हैं कि शैले शैलेनी माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुन सर्वत्रम चंदनम न वने वने। शैले शैलेनी माणिक्यम, ऐसा समझो सर उर्दू की शायरी कर रहे थे, मैं संस्कृत में शायरी कर रहा हूँ। शैले शैलेनी माणिक्यम, हर सीप में मोती नहीं होता। मौक्तिक कम न गजे गजे, हर हाथी के सर पर मौक्तिक का निशान नहीं होता। साधु न सर्वत्रम, सभी को सब कुछ नहीं मिलता। चंदनम न वने वने, हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ महीनों पहले स्कूल में जाना हुआ, उस स्कूल में जाने पर कुछ बच्चे जो एक बहुत ही मशहूर एक्टर का मशहूर सॉन्ग गा रहे थे। मुझे बुरा लगा कि बच्चे फिल्मी सॉन्ग गा रहे तो थोड़ा गुनाह में चले जाएंगे, लेकिन उसकी तर्ज तरन्नुम इतनी अच्छी होती है कि बच्चे उसको गाते गुनगुनाते। तो मुझे ख्याल आया, अल्लाह ने जहन में बात डाली कि इसी तर्ज तरन्नुम पर अगर तालीमी सॉन्ग बना दिया जाए, एजुकेशनल सॉन्ग बना दिया जाए, तो बच्चे ये गाएंगे, उसको भूल जाएंगे और गुनाह से बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उस सॉन्ग के साथ हम आज की बात शुरू करेंगे। आप तमाम से सुनना चाहेंगे आप? तुमने किताबें पढ़नी है, हमने किताबें पढ़ी है, घर जाके तुमको उससे अंग्रेज़ानी करनी है। हुनर ये उर्दू पढ़ने का किसी किसी को आता है, अंग्रेजी आ जाए तो दुनिया पे छा जाता है। सीखने आते हैं हजारों, तुम भी आ जाओ प्यारो। सीखने आते हैं हजारों, तुम भी आ जाओ प्यारो। ये हवा ये फिजा इल्म की बारिश बरसाए, पढ़ लो जो किताब मेरे साथ मुश्किल ही पड़ जाए। पढ़ लो जो हिसाब मेरे साथ मसला हल हो जाए। पढ़ लो जो किताब मेरे साथ मुश्किल ही टल जाए। कर लो जो हिसाब मेरे साथ मसला हल हो जाए। अभी बच्चों ने गीत याद किया, बोलते थे वो फिल्मी सॉन्ग कौन सा था? बोला यार वो तो मुझे भी नहीं पता। आप तालीमी सॉन्ग ही गाए। तो एक सर आगे बोले, सर मैं जब 1992 में 8वीं में था ना, तो मैं एक गीत बहुत गाता था, काश उस वक्त आप होते तो मेरा भी वो गीत का गुना बच जाता और मैं तालीमी सॉन्ग पेश कर देता, उस पर बना दीजिए बोले मुझे सॉन्ग। बोला ठीक है सुना दो यार, अब देखता बना के अगर बन गया तो। फिर उन्होंने सॉन्ग सुनाया तो मैंने वो गीत भी बना दिया और वो गीत बहुत अच्छा बना अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सर को बड़ी खुशी, उनकी खुशी में मेरी खुशी। इरशाद। धीरे धीरे से धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना, उर्दू आए तो कैसा घबराना। अंग्रेजी का है देखो जमाना। साबित सर। मसला रियाजी से देखो हल हम करते हैं, तारीख जुग्राफिया के संग हम
चलते हैं। तजुर्बे साइंस के करके दिखाना, धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से स्कूल में आना, धीरे धीरे से पढ़ के दिखाना। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्ताफ कुरैशी एंड फ्रेंड सर्कल को कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पर इनेकाद किया है। और मेरी गुजारिश है कि हर महीने 2 महीने 3 महीने में अलग अलग नौइयत के तालीमी बेदारी के प्रोग्राम लिए जाए, क्योंकि हमारी कौम को ड्रॉपिंग की ज़रूरत है। ड्रॉप गिरते रहना चाहिए, ठिपक सिंचन होना चाहिए, तो फसलें भी अच्छी आएगी। मेरे सामने कुछ माँ बाप बैठे हुए हैं, कुछ तलबा भी है। मैं दोनों से मुखातिब होना चाहूँगा। मैं अपनी बात कुछ इस तरह शुरू करूँगा कि मुबारकबाद के हकदार है वो वालिदैन जिनको अल्लाह ने औलाद से सरफराज किया, वरना कई लोग आज भी कई सालों तक दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन उनको औलाद नहीं है, इलाज कर कर थक गए हैं। आप खुशनसीब है जिनको अल्लाह ने औलाद जैसी अजीम नेमत से, रहमत से और अजीम सरमाए से सरफराज किया। लेकिन जिनको औलाद नहीं है उनके सब्र की आजमाइश है, और जिनको औलाद है उनकी उससे बड़ी यानी परवरिश की आजमाइश है। जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो समझ लीजिए ये मामला वैसे है जैसे किसी ग्राउंड पर लाइन मार्क करना, प्लॉटिंग करना, लेआउट डालना। अगर लाइन बनाते वक्त थोड़ी भी टेढ़ी हो जाए, तिरछी हो जाए शुरुआत में, तो वो जितनी दूर जाएंगी उतनी तिरछी होते चली जाएगी। इसलिए पतंग को उड़ाने से पहले उसके नोक प्लग, जिसको कन्नी कहते हैं जलगांव में, कन्नी अच्छी करनी पड़ती है, पता नहीं अपने यहाँ क्या कहते हैं, कन्नी कहते हैं ना, वरना उसकी कन्नी बराबर नहीं तो पतंग ऊपर जाने के बाद हाथ में नहीं आती। इसी तरह अगर बचपन में पैदाइश से लेकर ही ये बच्चों के नोक पलक संवारे नहीं गए, उनको सही तरीके से सजाया नहीं गया, तो बच्चे इस कदर उस पतंग की मानी उड़ते हैं और इस कदर हमारे हाथों से छूटते हैं और ऐसे कटते हैं कि दोबारा हमारे हाथ में नहीं आते, और हम शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, मेरी बेटी मेरी नहीं। ऐसी परवरिश हमें उस कटघरे में खड़ा कर सकती है आखिरत में, जिसके जवाब हमारे पास नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 7 स्कूल से गुजरते हैं, इनकी जिंदगी में 7 स्कूल्स होती हैं, 7 शाळा असतात यांच्या जीवनात। पहली स्कूल बता सकते हैं आप कौन सी होगी? वेरी गुड, पहली स्कूल माँ की गोद। जैसी माँ बोलेगी वैसा बच्चे सुनेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा आउटपुट वैसे ही बोलेंगे। जैसे कलमात माँ कहेंगी कि बेटा इसको पानी कहते हैं तो वो पानी कहेगा, माँ कहेंगी इसको वाटर कहते हैं वो वाटर कहेगा, माँ कहेंगी याला पानी म्हणतात तो पानी मानेगी। जैसा वर्ड माँ यूज करेगी वैसे जुमले, वैसे लहजे, वैसे अल्फाज बच्चे बोलना शुरू करते हैं। यानी उसकी इब्तिदाई तालीम जहाँ पर वो बिल्कुल प्लेन आया है ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह, उस प्लेन बच्चे पर लिखने की शुरुआत, उसको मार्जिन करने की शुरुआत, उसको डिज़ाइन करने से पहले उसकी बॉर्डर्स बनाने की शुरुआत माँ ने कर दी है। अगर वो बॉर्डर गलत हो जाए तो उसमें बनने वाली डिज़ाइन मज़ा नहीं देगी। ये है माँ। दूसरा है घर का माहौल। दूसरी स्कूल घर का माहौल, जिसमें वालिद भी शामिल है, दादा दादी भी शामिल है, खाला भी शामिल है, तमाम रिश्तेदार उस घर के माहौल में, घर में रहने वाले सब शामिल है। घर का माहौल कैसा होता है इसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। एक मर्तबा एक शिकारी ने 2 तोते के 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे, छोटे बच्चे थे, जुड़वा थे, उनका शिकार किया। और शिकार करने के बाद उन परिंदों को, दोनों परिंदों को बेचने के लिए चला गया। वो जब रास्ते से गुजरा तो इधर एक घर था, उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या आप
बेचना चाहेंगे? हाँ जी, बेचने के लिए तो शिकार किया, दोनों जुड़वा है, ले लो दोनों। तो बोले नहीं, हमें तो एक ही चाहिए। इस घर वालों ने एक बच्चा ले लिया, ठीक है ये लीजिए आपका पिंजरा, ये बच्चा। उसने अपनी कीमत ली, आगे बढ़ गया। आगे घर था, उन्होंने कहा भाई ये तोते का बच्चा, आप ये जो बच्चा है मिट्टू का, इसको बेचना चाहेंगे? जी बेचने के लिए तो लाया हूँ। कितना? इतना। पिंजरे के साथ उन्होंने खरीदा, इसने कीमत ली और चला गया। दोनों बच्चे, एक इधर बड़ा होने लगा, एक इधर बड़ा होने लगा। एक की परवरिश इधर होने लगी, दूसरे की परवरिश इधर होने लगी। कुछ सालों के बाद ये जो घर था इधर का, उन्होंने शिकारी को बुलवाया कि आप आइए। तो वो गया, शिकारी जी बोलिए। जी हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, हम बहुत दूर है, हमारा सफ़र तवील है और शायद हमारे सफ़र की जो मुश्किलात होंगी, जो मौसम बदलेंगे, शायद ये तोता हमारा उसको बर्दाश्त न कर पाए, तो आप इसको ले लीजिए। तो शिकारी ने पूछा कितने रुपए में देंगे आप? तो बोले नहीं, हम आपसे सिर्फ गुजारिश करेंगे कि आप इसकी परवरिश अच्छे से कीजिए, ये जैसा है उसी हालत में इसको रखने की कोशिश कीजिए, और अगर आप कहीं पर भी बेचेंगे इसको तो अच्छे घर में बेचिएगा। तो बोले ठीक है शुक्रिया। वो लेके चला गया। जब वो आगे बढ़ते हुए उस घर की तरफ आया तो उन घर वालों ने बुला रहे, भैया इधर आओ। तो बोले जी ये आपने जो मुझे तोता दिया था ना बचपन में, छोटा बच्चा, वो उड़ गया पिंजरा तोड़ के। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उड़ गया तो। अरे तुमने दिया था ना, ऐसा कैसा बच्चा था? वो तो बच्चा था, कैसे उड़ा? वो हमको नहीं मालूम कैसे उड़ा, उड़ गया। अब शिकारी खुश हुआ। अब शिकारी जो है ना इतने होशियार होते हैं कि उनको पता होता है कि उड़कर कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है। उसने बराबर उस बच्चे का पता लगाया जो बड़ा होकर पिंजरा तोड़ के उड़ गया, और उसको दोबारा शिकार किया। अब उसके पास फिर से वही दोनों बच्चे बड़े होने पर उसके पिंजरे में आ गए। अचानक बादशाह को महल में ये सूझी कि हमारे पिंजरे में तोते होने चाहिए। तो उसने मनादी बेचकर आवाज लगा दी। गांव में ऐलान हो गया कि सुनो सुनो सुनो, किसी के पास तोते होंगे तो बादशाह सलामत को महल में तोते चाहिए। शिकारी खुश हुआ कि अब तो अच्छी बड़ी रकम मिलेगी। शिकारी गया, बादशाह सलामत को कहा कि हुजूर दोनों तोते लाया हूँ। तो बोले ठीक है, एक इधर लगवा दो, एक इधर लगा दो। उसने दो तोते एक इधर टांग दिए, एक इधर टांग दिए। दोनों पिंजरे लग गए महल में। अब जैसे ही महल में मेहमान आए तो इधर का तोता बोलने लगा, हाँ घुस जाओ अंदर, ये दिखता घर तुमको। उठे छुटे के यहीं आते। इधर का तोता कहने लगा, आइए खुशामदीद, वेलकम। बादशाह खुश, क्या बात है। जब मेहमान खाना खाते तो इधर का तोता कहने लगा, हाँ डुसल लो, मिलता नहीं। क्या खा रहे, चबर चबर। ये कौन बोलने लगा? इधर का तोता। बादशाह को इंसल्ट फील हुआ। इधर का तोता कहने लगा, दुआ पढ़ के खाइए, और लीजिए ना, और खाइए। बादशाह खुश। अब जब मेहमान जाते हैं तो इधर का तोता कहता, हाँ सील दो, आना मत। बहुत हो गया, अब दिखना मत इधर, समझे क्या? बादशाह की इंसल्ट हो गई। इधर का तोता कहने लगा, अपना ख्याल रखिए, फी अमानुल्लाह, खुदा हाफिज। बादशाह इसके कहने पर इंसल्ट फील किया करता था। अब बादशाह गुस्सा हो गया, बगल हो गया। बादशाह ने सिपा सालार को कहा, सिपाहियों को कहा कि वो शिकारी को लाओ, उसको देखता नहीं, इसकी वजह से बहुत इंसल्ट हो रही है। अब सिपाही बहुत खुश हुआ क्योंकि बादशाह गुस्से में है और शिकारी जो है वो शिकारी से जलता था। सिपाही, अब सिपाही शिकारी से जलता था तो फिर सिपाही को अच्छा मौका मिला कि अब तो शिकारी की वाट लगी, बड़ा मजा आएगा। होता ना बचपन में स्कूल में भी कि अगर सर ने बोले कि बुलाओ तो बच्चे को, तो सब भागते, लाओ उसको पकड़ के, सब देंगे उसको। ऐसा बड़े होने में भी होता है। जाओ इसकी खबर उधर पहुंचा दो, इसको पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है। तो सिपाही गया और वो शिकारी को लाया, चल बेटा भी तेरा नंबर आया। बादशाह तो बहुत गुस्से में, बोले हुआ क्या रे, तू चल पहले देख। उसको लाए, पकड़ के खड़ा करे बादशाह के सामने। जी हुजूर, बेवकूफ, ये कैसे परिंदा दिया है? ये जब मुंह खोलता है तो मन करता है कि इसकी गर्दन मरोड़ दूं, और जब ये मुंह खोलता है तो मन करता है कि इसकी पेशानी चुन। कहां से लाया इसको? उठा के डालो इसको कालकोटी में। अरे बादशाह सलामत, जान की अमान चाहता हूं मैं, अगर आप कुछ कहने का मौका दे हुजूर तो मैं कुछ कहूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, असल में ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, इनका खून एक जैसा है,
लेकिन मैंने बचपन में इनको जहाँ बेचा था तो ये इसको एक अलग घर में बेचा था और इसको दूसरे घर में बेचा था। इसने जहाँ परवरिश पाया उसका माहौल ऐसा था और इसने जहाँ परवरिश पाया उसका माहौल ऐसा था कि आपका पेशानी चुनने को मन करता। इसलिए बादशाह सलामत, अगर गर्दन मरोड़नी है तो उन घर वालों की मरोड़ो जिनके घर के माहौल में छोटे का बड़ा हो। ये होता है दूसरा मदरसा, घर का माहौल। तीसरा मदरसा होता है अरबी मदरसा, जहां पर हम यस्सरनुल कुरान कायदे से शुरू करते हैं। कायदा सीखते हैं, कुरान लगता है, कुरान के बाद खुश हो जाते हैं, सबको बच्चों को बोलते पेड़े बांटते हैं, वाह मेरा कुरान शरीफ शुरू हो गया, कुरान शरीफ हो गया, मुझे पढ़ के आ गया। यहाँ तक अरबी मदरसा नहीं है। 10वीं क्लास तक कम से कम 5 सहाबिया इकराम रज़ियल्लाहु ताला और 5 सहाबी, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। किस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी, इनका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसा था, मुसीबत और मुश्किल में क्या करते थे, कैसे हल करते थे, इनका प्लानिंग ऑफ रीडिंग कैसा था, इनका स्टडी का टाइम मैनेजमेंट कैसा था, ये कब सोते थे, उठते कब थे, इनके स्ट्रैटेजीज अलग अलग मामलात में कैसी थी, ये हमको जानना जरूरी है। ये तीसरा मदरसा। चौथा मदरसा है हमारी मस्जिद, जहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट और यूनिटी, इत्तेफाक और इत्तेहाद की सबसे बेहतरीन दरसगाह। फकीर पहले आ गया, आगे खड़े हो जाता है, बादशाह पहले आया, पीछे खड़े हो जाता है, एक लाइन में सब। इत्तेहाद यूनिटी की सबसे बेहतरीन दरसगाह, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दरसगाह। 1:30 बजे जमात है, 1:30 बजे ही खड़ेंगे। बादशाह अगर फोन करेगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, 1:35 को शुरू करना, नहीं हो सकता। द बेस्ट ट्यूटर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, मस्जिद चौथी दरसगाह, चौथी स्कूल। अब 5वीं स्कूल जो है वो है ये स्कूल जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं। मेरा सवाल वालिदैन से ये है, क्या हमारी पहली 4 स्कूल सलामत है? माँ की गोद, घर का माहौल, अरबी मदरसा, मस्जिद, क्या ये सलामत है? यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? ये हमने छोड़ दिया और पूरा दारो मदार इस 5वीं स्कूल पर डाल दिया और इस पर डिपेंड हो गया। इसलिए बच्चे सिर्फ इकरा तक पहुंचे हैं, बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक तक तो पहुंचे। छठा मदरसा, छठी स्कूल है ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको अलग अलग नए तरीके से मोटिवेट करते हैं, सबक देते हैं। आपके आज के शहर में अल्ताफ कुरैशी और उनके फ्रेंड सर्कल ने ये सेमिनार रख के आज आपको आपकी मुलाकात छठी स्कूल से करवा दी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। 7वीं स्कूल होती है आपके तजुर्बात। हर तजुर्बे से इंसान सीखता है, संभलता है, फिर आगे बढ़ता है, सीखता है, संभलता है, आगे बढ़ता है। तजुर्बात बुरे हो सकते हैं, इंसान नाकाम हो सकता है, जब वो नाकाम हो जाए तो उसको तजुर्बात हासिल होते हैं और तजुर्बात कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। ये हमारा 7वीं स्कूल होती है। इस तरह ये 7 स्कूल से बच्चा गुजरता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा जब स्कूल से गुजरा है तो उसने एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल की। अब तालीम क्यों जरूरी है? अल्लाह ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो। ये नहीं कहा कि रोजे कितने अल्लाह के करीब पहुंच ले जाते हैं हमको। रोजे में रोजादार अल्लाह के बिल्कुल करीब होता है, फिर भी अल्लाह ने रोजे का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कि इक़रा, पढ़ो। अब क्यों? इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। जब जंगल का शेर किसी बकरी का शिकार करता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसके मासूम बच्चे घर पर इसका इंतजार कर रहे हैं, इस बकरी को घर जाके उनको खाना खिलाना है, उनको दूध पिलाना है, उनकी देखभाल करनी है। इस बकरी की अपनी जान है।
ये शेर नहीं सोचता उसको अपने मफाद की पड़ी है, अपने पेट की पड़ी है, अपनी भूख मिटाने की पड़ी है, वो जंगल का शेर उस बकरी का शिकार कर लेता है, मार डालता है उसको। चलो ठीक है, शेर ने अपना पेट भरने के लिए, अपने मतलब के लिए बकरी को मारा। सवाल ये पैदा होता है कि सांप बिच्छू जब डंक मारते तो उनका जहर बाहर आता है, अंदर तो कुछ जाता ही नहीं है, पेट तो नहीं भरता उनका, फिर भी वो डंक मारते हैं। लोग, दुनिया के लोग, ये इंसान जब समाज में जिंदगी गुजारे तो वो अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए जंगल के शेर की तरह किसी बकरी का शिकार ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, और बगैर मतलब के सांप बिच्छू की तरह किसी को डंक ना मारे। इसलिए इकरा का हुक्म आया कि वो इंसान बन जाए, वो पढ़ लिख कर इंसान बन जाए। जितनी वजाहत है उसमें से एक वजाहत मैंने अपने तौर पर पेश की, लेकिन फिर मैं जमाने पर नजर डालता हूं तो जितने घोटाले हमारे मुल्क में हुए हैं वो सब घोटाले, तो जितना हाईली एजुकेटेड उतना हाईली घोटाला, जितना इंसान पढ़ा लिखा उतना बड़ा घोटाला करता है। कभी ठेले वाले ने घोटाला किया, कभी रिक्शा वाले ने घोटाला किया। फिर एजुकेटेड होने का मतलब क्या है? जो जितना हाईली एजुकेटेड उसका हाईली घोटाला। तो समझ में बात यह आई कि लोग इकरा तक तो पहुंच गए, खालिद तक नहीं पहुंच सकते। खौफे खुदा उनके दिल में पैदा नहीं हुआ। तालीम के दो मकसद हैं, खुद शनासी और खुदा शनासी। लोग खुद शनास तो हो गए, खुदा शनासी उन तक नहीं पहुंचे, वहां तक वो पहुंच ना सके। अब तालीम होती क्या है? आप लोग जो सीखते हैं, कौन सा कोर्स पूरा हुआ? 10वीं का। कौन सा कोर्स कंप्लीट किया? 12वीं का। कौन सा कोर्स कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन। याद रखिए, एजुकेशन इज नॉट अ कोर्स, इट्स अ फोर्स। ये कोर्स नहीं है, ये फोर्स है। इसको हासिल करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, 97 साइंस में 10वीं में मार्क्स लेने वाली बच्ची जब मेरे पास काउंसलिंग के आती है और मैं उसको कहता हूं कि बेटा डू यू नो द कैपिटल्स लॉ, तो बोलती सर आई ट्राइड हियरिंग, आई एम लिसनिंग द वर्ड फर्स्ट टाइम, केपलस लॉ। जबकि 10वीं जमात का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, कशिश शक्ल, केपलस लॉ पे डिपेंड है। 97 मार्क्स साइंस में लेने वाली बच्ची केपलस को नहीं जानती। फिर मैंने कहा ठीक है नहीं जानती कि भूल गई, बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। v कौन सा तनासुब बोलेंगे सर? रास्त तनासुब में i के क्या हुआ? कौन सी एग्जांपल है? v क्या है, i क्या है? बच्चों को नहीं पता। मार्क्स कितना? साइंस में 97 मार्क्स। फिर बच्ची को कहा कि a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n, उसको नहीं मालूम। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स? 91। बोला चलो नहीं जानती थी। फिर मैंने उसको बच्चे को कहा कि ओके नो इशू, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है बेटा बताओ? 91 मार्क्स लाने वाला बच्चा बोलता सर मुझे इक्वेशन पता ही नहीं, हमको सिलेबस में नहीं दिया। बेटा वो चैप्टर नंबर 2 10वीं का यही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको नहीं पता। तो याद रखिए, एजुकेशन सर्टिफिकेशन नहीं होता है, एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इंफॉर्मेशन नहीं होती, एजुकेशन तो नॉलेज होती है। जब ऐसा एजुकेशन आएगा फिर हम बोल सकेंगे कि हम उस पर अमल कर सकेंगे, और फिर उन हजरत की तरह हम इंसान बनने की कोशिश करेंगे जो दरिया के किनारे बैठकर देख रहे हैं कि दरिया के किनारे एक बिच्छू दरिया में डूब रहा है। उन्होंने बिच्छू को उठाया, दरिया में मौजूद पत्ते पर रखा, बिच्छू फिर से तैरने लगा। जब वो उस बिच्छू को पत्ते पर रखते तो बिच्छू उनको डंक मारने की कोशिश करता। ऊपर दरख्त पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने देखा कि ये हजरत जो बैठे हुए बुजुर्ग हजरत, ये पागल तो नहीं हो गए, ये बिच्छू को बचा रहा है, उनको डंक मारने की कोशिश कर रहा है। बिच्छू पानी में गिरा, उन्होंने फिर उसको उठाया, फिर उसको पत्ते पे रखा। बिच्छू उनको डंक मारने की कोशिश करता, वो उसकी जान बचा देते। वो फिर बच्चों उनको डंक मारने को, ऊपर वाला परेशान हो गया, दरख्त पे बैठकर देखते रहा कि हजरत क्या हो गया बुजुर्गों को, वो डंक मारने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको बचा रहे। नीचे उतरा, उनके पास गया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हजरत मैं क्या देख रहा हूँ कब से, ये बिच्छू पानी में गिर रहा है, आप उसकी जान बचाने के लिए उसको पत्ते पर रख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको पत्ते पर रख रहे हैं तब वो आपको डंक मारने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हजरत ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनाने के लिए मैंने आपको किस्सा सुनाया। हजरत ने कहा कि डंक मारना बिच्छू की फितरत है और जान बचाना इंसान की फितरत है। अगर वो जानवर होकर अपनी फितरत नहीं भूल सकता तो मैं इंसान होकर अपनी फितरत कैसे भूल जाऊंगा? ये होता है एजुकेटेड इंसान। डंक मारते फिर रहे हैं लोग। एजुकेटेड होता है डंक मारता है, एजुकेटेड होता है डंक मारता है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वी आर गेटिंग नाउअडेज? कैसा एजुकेशन है? जब आप एजुकेशन लेंगे तो आपसे गुजारिश है बच्चों कि आप अपना गोल सेट करें। वालिदैन से गुजारिश है कि वो इनकी तरबियत करें। ये जो बारिश हो रही है ना, बस ऐसी है ये स्कूल की तालीम। ये जो पानी गिर रहा है, वो जो दरख्तों पर पौधों पर आप बाहर से बकेट लाकर आप शावरिंग करते हैं, नल का पानी निकाल के पौधों को देते हैं, वैसी होती है स्कूल की तालीम। लेकिन उसके अंदर जो बीज है जिसको आप पानी दे रहे हैं वो होती है तरबियत। फल कैसा आएगा ये पानी पर नहीं बीज पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे घर का माहौल, हमारी तरबियत बहुत एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपको देखने पर लोगों ने अश करना चाहिए कि किसका बच्चा है। जैसे आज अवार्ड मिल रहे सब पूछ रहे हैं किसके, इनके। आज आपके एक अमल की वजह से आपके वालिदैन को फख्र महसूस हुआ। आप रास्ते से चले तो भी फख्र महसूस होना चाहिए। एक बच्चे से पूछा कि आप क्या बनकर अपने वालिद को खुश करेंगे, तो बोले मैं सर डॉक्टर बनकर अपने वालिद को खुश करूंगा। मैंने कहा अगर उस वक्त जब तुम डॉक्टर बनेंगे अगर वालिद नहीं रहे तो इसकी क्या गारंटी कि वालिद रहेंगे? तो बोले फिर सर मेरा रोजाना खुश करो, हर लम्हा खुश रखो अपने वालिदैन को, डेली खुश रखो उनको। पता नहीं जब आप खुश करने का सोच रहे तब वो रहेंगे या नहीं। आज खुश करोगे, अब्बू आज स्कूल गया था, कल पढ़ते नहीं आता था, आज थोड़ा पढ़ के आया, वालिद खुश। अब्बू आज स्कूल गया था, कल थोड़ा पढ़ते आया था, आज थोड़ी प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुआ है, वालिद खुश। इस तरह अपने वालिदैन को खुश करते चले आओ। अब एजुकेशन में अपना गोल सेट करें, अपना मकसद, अपने मकसद का तयन करें। जिस कौम के पास अपना मकसद नहीं होता है वो फुटबॉल की तरह होती है और पूरी दुनिया उसको फुटबॉल की तरह पैरों से इधर से उधर मारते रहती है। जब फुटबॉल गोल पोस्ट में चला जाता है, मंजिल पर पहुंच जाता है, क्या तब उसको कोई लेग मारता है, पैर से मारता है? आप अपना मकसद तय करें, अपने मंजिल तक पहुंचे। दुनिया में किसी की औकात नहीं कि आपको इधर से उधर फुटबॉल की तरह रोक दे। अपने मकसद का तयन कीजिए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा प्लान बनाएं। मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारी कम्युनिटी को, हमारी कौम को देखकर कि हमारी कौम के पास किसी भी तरह का हेल्थ प्लान नहीं है, सेहत का कोई मंसूबा ही नहीं है। हेल्थ के लिए क्या प्लान बनाया तो बोले पता नहीं। विटामिन कितने लेंगे, कब लेंगे, कब लेंगे, प्रोटीन्स क्या लेंगे बोले पता नहीं। अरे भिंडी कब खाएंगे आप, भिंडी के प्रोटीन्स पता नहीं क्या, दाल के विटामिन पता नहीं क्या क्या आएगा उसमें। हेल्थ प्लान नहीं है। नाश्ते में क्या खाना है तो रोज चल रहा है तो वही चल रहा है। बहुत से घरों में रोटी फ्राई करते चाय के साथ करते हैं, डेली हुई नाश्ता। अलग अलग विटामिन प्रोटीन्स का प्लानिंग होना चाहिए, इसको हेल्थ प्लान कहते हैं। एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसमें हेल्थ प्लान में आना चाहिए। वॉकिंग होनी चाहिए शाम की खाने के बाद की, वो हेल्थ प्लान में आना चाहिए। नहीं हमारे पास इकोनॉमिकल प्लान तो बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों के पास इकोनॉमिकल प्लान नहीं। इकोनॉमिकल प्लान नहीं होने की वजह से हमारी मल्टीनेशनल इंडस्ट्री नहीं है। 17 लाख मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज इंडिया में, जिसमें मुसलमान की 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। 17 लाख मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिकल और बिजनेस डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं। चल रही है। दिशा, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। हमारे पास स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन हम डायरेक्शन की तरफ नहीं जाते। मैं स्किल्स पर एक मिसाल दूंगा। ये जो बच्चे डॉक्टर बने ये बहुत मुबारकबाद के हकदार है, इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। उन तमाम बच्चियों में लड़कियां ज्यादा थी और एक बच्चा आया था शायद अवार्ड लेने के लिए, एक लड़का था ना। हाँ कौन बच्चा था वो जो अवार्ड लेने आया था? शुक्रिया भाई, इज्जत रख लिया आपने।
इस बच्चे के लिए खास ताली बजाएं आप। समझे? अब बच्ची को नहीं पढ़ाना है, नारा लगाना है, बच्चों को पढ़ा, लड़कों को पढ़ा भी नारा लगाना पड़ेगा, वो बराबर पढ़ रही है बच्ची। तो हमारे पास सलाहियतें हर एक में अलग अलग होती है और कुछ सलाहियतें सेम होती है, एक जैसी। अभी मैं आपके हाथ में कैंची दूंगा तो आप कैंची से क्या करेंगे? सीजर से काटेंगे ना। कुछ लोग कागज कतरते हैं, मुझे भी आता है कतरना, तमाम हजरात जो यहाँ बैठे हैं सबको कतरते आता है। कतरने की सलाहियत अल्लाह ने सब में दे दी, हर कोई कतर सकता है। अब ये कतरने की सलाहियत जो बच्चों में है, अगर उसको हमने टेलरिंग की दिशा दे दी तो फिर बच्चा बेहतरीन टेलर बनता है। मैंने सुना है कि मालेगांव का एक मास्टर टेलर है जिसके पास कपड़े सीने के लिए एक एक महीने के नंबर लगते हैं। कतरने की सलाहियत, बच्चा बेहतरीन टेलर बनता है। उसी सलाहियत को अगर मेडिकल फील्ड की दिशा में दे दिया तो फिर बच्चा बेहतरीन सर्जन बनता है। इसके लिए तो सेम। और अगर उसी सलाहियत को गलत दिशा मिल जाए तो फिर वो जेब कतरा भी बनता है, चोर भी बनता है। इसकी सेम है, दिशा देने पर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। जैसे बारिश का फैज हर जगह यकसा है, बारिश का फैज हर जगह यकसा है। जरखेज जमीन पर गुलाब उगता है, बंजर जमीन पर घास फूस और कांटे। तालीम उलमा इकराम की, तालीम स्कूल की, ये बारिश की तरह हर जगह सेम गिरती है। किसी क्लास में कोई टीचर जाते तो एक जैसा पढ़ाते हैं, सेम पढ़ाते हैं, सिलेबस सब कुछ सेम, क्लासरूम सेम, पंखे सेम, बोर्ड सेम, एवरीथिंग इज द सेम, द टीचर टीचिंग इज द सेम। लेकिन रिजल्ट अलग अलग क्यों है? ग्रेड अलग अलग क्यों है? सब तो सेम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बचपन से बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों ने चाहिए कि अपने गोल पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स को समझें और अपना गोल सेट करें। आपकी दिलचस्पी किस में है? आपको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है जिसमें आप बोर नहीं होते, उसको जानें। हाँ, खेलने में जो बच्चे होते हैं कि मुझे खेलना अच्छा लगता है तो नो इशू, लेकिन वो खेलना आपका वैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज खेलना होना चाहिए। क्लब में अगर आप खेलते हैं तो आप जा सकते हैं आगे। फिर उसमें आप ये भी देखें कि हमारी इकोनॉमिकल क्या है। और दूसरी चीज़, कोई भी इंसान ये ना सोचे कि गरीब है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आज भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सीनियर कॉलेजेस में स्कॉलरशिप देती है। हमारे एक दोस्त है आसिम खान सर, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स है, उनको पूरी फीस लगी 52,000 और गवर्नमेंट ने दी उनको 76,000। कितने का फायदा हुआ? सीखने का पैसा भी मिलता है अगर आप में टैलेंट है तो। अगर आप में टैलेंट है तो हमारे मुल्क में सीखने का पैसा मिलता है। इज दैट क्लियर? तो आप अपना गोल सेट करें, अपना प्लान बनाएं। प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? अब गौर से सुनो, घर पे जाके करना है। ऊपर लिखना 24, क्या लिखेंगे ऊपर बायस पर? 24 लिखेंगे। क्या है ये 24? घंटे। क्या है? घंटे। घंटे। 24 क्या है? घंटे। 24 आवर्स, 24 घंटे। अब वो एक बच्चा कहने लगा है कि वो बाजी जो BAMS में चले गए उनको 25 घंटे दिया था अल्लाह ने। ऐसा है क्या? ऐसा है? अल्लाह ने सबको 24 घंटे दे दिए। लिखो 24। उसके बाद लिखो सोने के 7 घंटे, बचा कितना? -7 ऑफ स्लीपिंग, बचा कितना? 17। 24 में से 7 माइनस हुए, कितना बचा? 17। अब 2 घंटे आपके खाने पीने के और नमाज के। खाना पीना नमाज 2 घंटे में हो जाती है, -2 किए, बचा कितना? 15। वेरी गुड, फैंटास्टिक, 15 बचा। अब 15 में से स्कूल जाना, घर से निकलकर स्कूल जाना और स्कूल से दोबारा घर पे आना, दिन भर का सफर आपका कितने घंटे चलता है? 6 घंटे। 6 या 7? नासिर सर? 6 घंटे पूरा घर से आना था और घर पहुंचने तक 6 घंटे। अब 15 में से 6 माइनस किए, कितने बचे? 9। वो 9 तुम्हारे हैं। वहां लाइफ बनेगा तुम्हारा, वहां सजेगी तुम्हारी जिंदगी, वहां सवरेगी तुम्हारी जिंदगी। वो 9 घंटे आप बर्बाद कर रहे हैं। वो 9 घंटे बर्बाद हो रहे हैं कई सालों से। उन 9 घंटों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कई बच्चों ने बताया कि सर अप्रैल महीने में तो 15 घंटे, 2 घंटे नमाज के और खाने पीने के, 7 घंटे सोने के, 15 जो घंटा बचा वो पूरा अप्रैल मई पूरा मोबाइल में गया।
उस पर एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस मोबाइल के किस्से पर। पूरे 9 घंटे आपके पास है, अब उसमें बनाओ कितने सब्जेक्ट है, 6, तो फिर 6 सब्जेक्ट को डिवाइड करो, 9 को डिवाइड करो, 9 में से 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दिया आपको खेलने के लिए, बचे कितने, हाँ 1 घंटा और दे दिया मम्मी डैडी से डिस्कस करना, गपशप करना, वो भी जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है, रिश्तेदारों से फोन करना, दादा दादी से बातचीत करना, मम्मी डैडी रिश्तेदारों से पूछना कैसा चल रहा है, आज क्या हुआ, अपनी स्कूल की रुदाहत पेश करना, बचे कितने, 7। ओके, अब 7 घंटे आपके पास है, तो फिर कितने मिनट हुए 7 घंटों के, 7 × 60, 7 छक्के 42, 420 मिनट हो गए आपके पास। अब 420 मिनट को डिवाइड करो आपके 6 सब्जेक्ट से, 6 सब्जेक्ट है ना आपके, उसको डिवाइड करें आप, फिर कितना बचा, कितना आ रहा है एक सब्जेक्ट को, तकसीम करो 720, 420 को 6 से तकसीम करो, 6 7 सही 70 मिनट आ गए आपके एक सब्जेक्ट को। अब हर सब्जेक्ट को 70 मिनट नहीं देना है, किसी को 90 मिनट लग सकते हैं, तो किसी को 50 लग सकते हैं, किसी को 40 लग सकते हैं, वैसा प्लान अपने असातिज़ा इकराम के साथ बैठकर बनाए आप। और सर उस्ताद बोलेंगे आपने बेटा इसको 30 मिनट क्यों दिया, वो तो सर मेरे लिए इजी है, मैं जल्दी समझ लेता हूँ इसलिए मैंने 30 दिया, तो फिर इसके जो बच्चे 40 वो कहाँ गए, सर मैंने मैथमेटिक्स मैथ फर्स्ट में ऐड कर दिया उसको, मैथ के 70 थे तो मैंने 110 मिनट कर दिया, वेरी गुड शाबाश। अच्छा ये बेटा इधर आपने 40 लिया, तो इसके 30 का आगे सर मैंने इसको 30 मैथ सेकंड में लगा दिया, तो 70 के 100 मिनट कर दिया। ये बनेगा आपका टाइम प्लानिंग, ये होंगे आपके 9 घंटे, और हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक, उसमें आप फ्रेश हो सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा घर में घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, 2 बार अपनी जगह पे आए। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम पर अमल करते वक्त प्रेशर आता है, टाइम को फॉलो करना तो प्रेशर आता है, तो सुबह कितना प्रेशर में स्कूल आते हैं, फटाफट वो पहुंचना है, ऑफिस इंसान जाता है, अभी प्रेशर आ गए, सब जिला परिषद के एम्प्लॉय कितनी क्विकली ZP में पहुंचते हैं, क्विकली क्योंकि थंब देना है, तो प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि whenever you are in tension you will lose your attention, your BP may rise caution, you will have to take medication, so it's my free suggestion, don't take tension. Am I right physician? Thank you very much. टेंशन नहीं लेना प्रेशर का, जो प्रेशर आता है वो टेंशन नहीं होता, प्रेशर होता है, और प्रेशर को इतना पॉजिटिव लेना, वैसे ही लेना कि जब खेत पर नागर बक्खर का प्रेशर आता है तो वो लहलहाने लगता है, बेहतरीन फसल देता है। ऐसे ही प्रेशर को पॉजिटिव लेना कि जब कुकर में प्रेशर आता है तो वो सीटी आप बजाने लगता है, जो इस बात की अलामत कि बेहतरीन वीजा मिलने वाली है। इतना ही पॉजिटिव लेना प्रेशर को कि जब रेलवे इंजन पर प्रेशर आता है तो वो पूरे के पूरे मुसाफिरों को मंजिल मकसद की तरफ ले जाता है। इतना पॉजिटिव लेना कि आपका प्रेशर आपको अपने गोल तक पहुंचा दे, जिसका तयन आप करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद, अपने असातिज़ा इकराम से डिस्कस करने के बाद। और ये मत बोलना कि सर मेरा गोल है मैं डॉक्टर बनूंगा, जब तक वो लिखेंगे नहीं आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जब तक आप उसको तहरीर नहीं करेंगे। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर मैं 10वीं में हूँ तो मुझे 2 साल 12वीं के, 1 साल 10वीं का 3 साल, वहां से 5 साल की डॉक्टरी 8 साल, 2024 के बाद 8 साल यानी 2032 अपनी बयास में जाके लिखिए कि 2032 में मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, ये वो आपका गोल। जब तक आप लिखेंगे नहीं वो महज आपका एक ख्वाब होगा, वो महज आपकी एक ख्वाहिश होगी। और ऐसे ख्वाहिशात तो कई जमाने में लोग करके चले भी गए, उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने लिखकर गोल सेट नहीं किया। गोल वो उस वक्त बनता है जब वो सेट होता है, जब वो उसी वक्त सेट होता है जब आप उसको लिखते हैं, टाइमिंग के साथ, तारीख के साथ, ईयर के साथ। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कीजिए कि ये जो गोल 32 में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 10वीं में मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसको बहुत स्टडी करना पड़ेगा अभी से, 10वीं से। 11-12 में बारीक माइनर स्टडी करना पड़ेगी, हर पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। वहां से फिर नीट का सिलेबस का उसको इंस्टॉल, अभी से डॉक्टर बन रहे अभी से इंस्टॉल करो। 9वीं में बच्चा अभी से डाउनलोड करके रख लो, अभी से प्रिंट निकाल के फाइल बना लो, घर में कहोगे अब्बू ये डॉक्टर, क्या नाम है बेटे तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ रैयान। अगर MBBS करना है तो एक फाइल बनाओ, पूरा सिलेबस डाउनलोड करो, फाइल में अटैच करो, बोलना अब्बू ये MBBS डॉक्टर फरहान की ये फाइल,
लिख दो उस पर डॉक्टर फरहान, लगा दो अपने नाम का लेबल इंजीनियर फरहान की फाइल, लगा दो अपने नाम का लेबल साइंटिस्ट फरहान की फाइल। निकालो इसरो कैसे जाते हैं, निकालो नासा कैसे जाते हैं, निकालो उसकी डिटेल, चुप रहो फोन। लिखाओ अपनी फाइल बनाओ अभी से, और इतने सिंसियरिटी के साथ, इतनी संजीदगी के साथ अपने माँ बाप को बताओ कि देखो ये मेरी फाइल है, इस पर लिखा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फरहान हूँ। जाओ कॉमर्स में पढ़ो, कॉमर्स को हर चीज पर गौर करो। सूरह अल-गाशिया में अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्या तुम नहीं देखते ऊँटों को कैसे बनाया? अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैसे, राइट हदीस है। क्या तुम नहीं देखते ऊँटों को कैसे बनाया? इसका मतलब है कि देखो, गौर करो, कैसे बने इंसान, कैसे बने जानवर, यानी बायोलॉजी पढ़ो। क्या तुम नहीं देखते आसमानों को कैसे उस वक्त बुलंदी अता की? जाओ इल्म फल्कियात देखो, पढ़ो, इल्म फल्कियात हासिल करो। क्या तुम नहीं देखते पहाड़ों को जमीन पर कैसे नस्ब किया? पढ़ो, रॉक पढ़ो, चट्टानों की मालूमात हासिल करो, जमीन की मालूमात हासिल करो, जमीन को कैसे बिछा दिया, कैसे बिछाया जमीन को कैसे बिछा, उसको देखो। अल्लाह ताला कह रहा है कि गौर करो, कुरान कह रहा है कि सोचो, पढ़ो, गौर करो कि इंसान जानवर कैसे बने, बायोलॉजी पढ़ो, आसमान को बुलंदी कैसे आता की। क्या तुम नहीं देखते, यानी इल्म फल्कियात देखो, जाओ फिजिक्स देखो, ज्योग्राफी देखो, पढ़ो, जमीन की मादनियात की चीजें हासिल करो। जब आपके घर में कोई कहे कि फला फला रिश्तेदार को हार्ट अटैक आए, तो साथी के बच्चे ने बोलना, अम्मी बैठो यहाँ, मैं बताता हार्ट अटैक कैसा था। बनाओ वहां पर हार्ट की शक्ल और बोलो कि ये एवर्टा है, यहाँ ये हार्ट है, ये उसके नर्व्स है, ये उसकी शरीयान वरीद है, यहाँ से गुजरता है, ये उसके वॉल है, ये बाइसेप ट्राइसेप है, जो भी है सब उसकी डिटेल बताओ। और ये जब ब्लॉक होता है तो इसको मालूम करते हैं, ईसीजी में दिखता है। ईसीजी के बाद जो इसको क्लियर स्कैनिंग के लिए इसका जो है क्या किया जाता है, ईसीजी के बाद क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में पता चलता है ब्लॉक कितने हैं। अब ये एंजियोप्लास्टी से अच्छा होगा या बाईपास से अच्छा होगा? एंजियोप्लास्टी मम्मी ऐसी होती है और बाईपास ऐसा होता है। अब हमको ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने फला फला अंकल के बारे में क्या कहा? 7वीं क्लास का बच्चा अगर एक्सप्लेन करेगा, मैं समझता हूँ मासी सर पूरे निजामपुर में एमबीबीएस होंगे, पेशेंट कोई नहीं होगा, सब एमबीबीएस। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, हाउ ग्रेट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस यू आर गोइंग थ्रू विथ, अमेजिंग। 3 डॉक्टर्स यू आर गिविंग इन दिस मोमेंट, इट्स रियली फैसिनेटेड, वाओ, बहुत बढ़िया, बेस्ट। ये प्लानिंग होगा। अब प्लानिंग पर अमल करने में कुछ रुकावटें आती हैं, उन पर हम बात करेंगे। 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। अब जो रुकावटें आती है उसमें बताएं, पहली रुकावट कौन है बताएंगे आप? आपने प्लान बना लिया, गोल सेट हो गया, 9 घंटे का 8 घंटे का प्लान बन गया कि मुझे ये पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठकर फजर से पढ़े 1 चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, 1 चैप्टर मुझे पढ़ना है। हो सकता है आपके प्लानिंग में कुरान की तिलावत हो तो वो करनी है तफसीर के साथ, हो सकता है किसी हदीस को पढ़ना है तो वो करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे चाय पीने में कितना टाइम लगता है, पता है किसी को? पता हो? नहीं, एग्जैक्ट टाइम चाहिए, एग्जैक्ट। मुझे नहाने के लिए कितना टाइम लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है टाइम मैनेजमेंट, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। आप पानी पी रहे 1 गिलास तो आपको पता होना चाहिए कि 1 गिलास पानी पीने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है। कपड़े पहनने के लिए कितना टाइम लगता है ये भी पता होना चाहिए। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, बारीक बारीक चीजों के टाइम। तब पता चलता है कि टाइम की वैल्यू क्या है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उसकी कदर नहीं करता। जो वक्त को बर्बाद करते हैं, जमाना गवाह है कि वो बर्बाद होते जाते हैं। वक्त की कदर करना सीखे। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, पहले आती है सबसे पहले दोस्त लोग। दोस्तों की वजह से प्लानिंग फेल होता है, क्योंकि वो अगर रास्ते में कहीं पर मिल गया तो असर के बाद खड़े रहेगा तो मगरिब तक नहीं रहेगा, बातें करते गप्पा गोष्ठी, पता नहीं कौन सा अमेरिका में इंकलाब लाने वाले हैं बच्चे, करें बात। अरे उधर प्लानिंग में अपन ने क्या लिखा है? सर मैथ लिखा है, कल देख लूंगा ना। नो, वो तुम्हारी लाइफ है, इसको छोड़ो, ये कल भी आएगा, तुम कामयाब हो जाएंगे, वही सत्कार करने आ जाएगा घर पे, छोड़ दो उसके, उसमें मत लगो बच्चों, अपना टाइम बर्बाद मत करो। असर के बाद पढ़ाई का वक्त है तो पढ़ने चले जाओ, मगरिब बाद आना, रास्ते से सलाम कलाम हो गया, बहुत है, बहुत है।
जब मालेगांव से कैसरुल हक आईएएस बना, यूपीएससी हुई, तो 2 साल तक दोस्त बोलते थे बहुत शाना हो गया, मिलता भी नहीं, नमाज पढ़ के चले जाता, दिखता भी नहीं, क्या समझ रहा खुद को, क्या मालूम, बहुत आया कलेक्टर बन जाएगा, और बन ही गया। और जब कलेक्टर बना तो सब दोस्त हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है। तो दोस्तों में वक्त बर्बाद होता है, टीवी में वक्त बर्बाद होता है, मूवीज में वक्त बर्बाद होता है, वीडियो गेम में वक्त बर्बाद होता है। खेलने के लिए अगर 1 घंटा है तो लोग 3-3 घंटे खेलते हैं बच्चे, उसमें वक्त बर्बाद होता है। संडे इतना बेहतरीन दिन है जिसमें रिवीजन हो सकता है सब मजामीन का, उसको बच्चे छोड़ देते हैं। कितना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं आप। एडवांस स्टडी करो, एडवांस में पढ़ोगे, टीचर कल क्या पढ़ाएंगे, 8 दिन बाद क्या पढ़ाएंगे, मैं आज से पढ़ के चला जाऊंगा। एडवांस स्टडी का तरीका अपनाया आप, पढ़ लो उसको पहले के पहले, यूज करो अपने टाइमिंग को। और मालूम है सबसे डेंजरस चीज क्या है कामयाबी से रोकने वाली? सबसे डेंजरस कोई बताएगा? व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस ऑब्स्टेकल? क्या है सबसे बड़ी रुकावट, डेंजरस ऑब्स्टेकल? दैट इज मोबाइल। अब मैं किस्सा आपको सुनाता हूं मोबाइल को लेकर, सुनिए गौर से सुनो। आईफोन के मालिक है, क्या आप बता सकते हैं क्या नाम है उनका? सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मोबाइल की? आईफोन। द मोस्ट सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज एप्पल। ओके, अब एप्पल के जो ओनर है उनका नाम है स्टीव जॉब्स। क्या नाम है उनका? स्टीव जॉब्स। अभी आपको मैं अमेरिकन अंग्रेजी सुनाऊंगा, देखो सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। स्टीव जॉब आईफोन कंपनी के मालिक है। अब अचानक जो है, अगर कोई दोस्त 10-15 साल के बाद दिखाई दे, यानी आपका कोई फ्रेंड है 12वीं में है और 12वीं के बाद दिखाई नहीं, डायरेक्ट 15 साल के बाद दिखाए, तो कितनी खुशी होती है सर कि मेरा दोस्त जो 12वीं मेरे साथ था 15 साल बाद दिखाई दे, तो कितनी खुशी होगी। अरे वाह, है ना। तो स्टीव जॉब जब शाम में अपने ऑफिस के बाहर आए तो अचानक उनकी नजर एक शख्स पे पड़ी और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, समझे आपको क्या कहा उन्होंने? कम है। ड्राइवर ने कहा यस सर, गो टू दैट पर्सन आस्क हिम टू मीट मी। उसके पास जाओ और उससे कहो कि मुझसे मिले। ओके साहब। वो ड्राइवर चला गया। फिर वो वहां जाकर बोला एक्सक्यूज मी सर। तो वो जो आदमी वहां पर था उसने बोला यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर माय बॉस वांट्स टू मीट यू देयर, प्लीज वुड यू प्लीज कम विद मी? Who is your boss? Sir, he is there. He is waiting for you there. Please, sir, just for a minute. Okay, no issue. Let's come. वो वहाँ पर बोले हमारा बॉस आपसे मिलना चाहता है, आ जाइए। तो बोले ठीक है चलो मिलते हैं। अब वो जैसे वहाँ पर आया और स्टीव जॉब ने जब अपनी गर्दन फेरी तो उनके दोस्त ने कहा जॉब तुम, और हम स्टीव ने कहा जॉन यू। तो उन्होंने गले मिले और एकदम जंप करने लगे बच्चे का, वाह वाह वाह, जैसा आप चिल्ला रहे थे ना वैसे चिल्ला रहे थे। सब देखने लगे, अरे वाह क्या बात है, ग्रेट। 12-15 साल के बाद दोस्त मिलेगा तो ऐसे ही होगा। फिर स्टीव जॉब ने पूछा कि इधर क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर नाउअडेज? आई जस्ट गॉट ट्रांसफर हियर लास्ट मंथ एंड आई सेटल्ड हियर विद माय फैमिली। Oh, Jobs, I have been reading about you, about your Apple company and everything else. I was so excited to meet you, but I don't have a number. फिर जॉब कहता है कि अगर नंबर नहीं, एक काम करो तुम, अभी तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोले यार मेरा एक बड़ा बेटा 9वीं में है और एक 7वीं में है। तो बोले फैमिली लेकर आ गए यहाँ? तो बोले हाँ लेकर आ गए हम। तो बोले एक काम करो रात का डिनर साथ में करेंगे, डिनर साथ में करेंगे, फैमिली के साथ आ जाओ। किसने कहा? एप्पल कंपनी के मालिक ने दावत दे दी अपने दोस्त को, जॉन को। अब जॉन अपने 2 बच्चों के साथ आया तो जॉन ने पूछा कि यार मैं तो आऊँगा, तुम्हारी क्या फैमिली के क्या हाल चल? तो बोले मेरे भी 2 बच्चे, एक 7वीं में एक 9वीं में, बड़ा मजा आएगा, बच्चे भी एक दूसरे से मिलेंगे, उनमें भी दोस्ती कराएंगे, आओ तुम। अब जॉन जो है अपनी फैमिली को लेकर डिनर के लिए एप्पल कंपनी के मालिक के पास पहुंचा, उनके घर पर पहुंचा। अब इतना बड़े कंपनी की घर बंगला कैसा होगा, राइट? और एक बहुत अच्छा फील कर रहा था कि मेरा दोस्त इतना बड़ा मुझे मिला, अपनी बीवी के सामने हवा बना रहा था थोड़ी के, देखा तुम पे इज्जत नहीं करती मेरी, मेरा दोस्त तो पता है। अब वो जब वहां पर गया तो डिनर करने बैठे। डिनर कहाँ पर करते हो लोग? कौन सा टेबल है? डाइनिंग टेबल। हाँ, डाइन यानी डाइन यानी क्या? खाना। डायन नहीं, डाइन। डाइन यानी खाना।
देखो डाइनिंग में ही वो मतलब छुपा हुआ है। डाइनिंग टेबल है नहीं खाने का टेबल, तो डाइनिंग नहीं खाना, डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अब डाइनिंग टेबल पर इधर जॉब बैठ गया, जॉब के बाजू में उनकी बेगम बैठ गई, इधर दोनों बच्चे बैठ गए। और यहाँ पर जो है इधर स्ट्यू बैठा, जॉब को लगकर स्ट्यू बैठ गया, और स्ट्यू के दोनों बच्चे यहाँ बैठ गए और उनकी बेगम इधर से बैठ गई। अब खाना होने के बाद जॉन के इधर स्टीव जॉब, इधर उसका दोस्त जॉन, और जॉन के दोनों बच्चों ने खाना खाने के बाद मोबाइल निकाला। एक ने गेम शुरू कर दिया और दूसरे ने सोशल मीडिया पर रील्स देखना शुरू कर दिया, और एक ने गेम खेलना शुरू कर दिया। और दोनों फोन कौन से थे? जॉन के बच्चों के पास। आपको नाम समझ में आया ना? एप्पल के मालिक का नाम क्या है? स्टीव जॉब। और ये उनका दोस्त कौन है? जॉन। जॉन के बच्चों ने मोबाइल निकाला एप्पल का और शुरू किया, तो जॉन ने कहा कि स्टीव, हम इसको अजान के बाद सुनते हैं।